अस्सलामुअलैकुम, आदाब सामीन कराम। मैं राबिया गिलानी आप सब नाज़रीन का हमारे प्रोग्राम मुलाकात एक कलमकार के साथ में खैर मकदम करती हूँ। मैं आप नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम अंजुमन कॉफ़ी एंड कलाम की एक नई कोशिश, नई पेशकश है। कॉफ़ी एंड कलाम नए कलमकारों को अपने टैलेंट की शोकेस के लिए न सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, बल्कि इसके साथ कॉफ़ी एंड कलाम ने नए कलमकारों की रहनुमाई के लिए भी कई कोशिशें की हैं और उन्हें शायरी के इल्म अरूज की तरफ राग़िब करने की भी कोशिश की है। उम्मीद है कि आप कॉफ़ी एंड कलाम की इस प्रोग्राम की कोशिश को भी और कोशिशों की तरह सराहेंगे। आज हम आपकी मुलाकात जिन कलमकार के साथ कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक बांडीपुरा कश्मीर से है। हमारे आज के मेहमान DBU देशभक्त यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं और आप इग्नो में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अदब के साथ उनकी वाबस्तगी का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि आप तीनों ज़ुबानों में कलाम लिखते हैं, जिनमें उर्दू, अंग्रेज़ी और कश्मीरी शामिल हैं। कहते हैं कि बता कैसे उतर जाऊं ज़मा के तेज़ घोड़े से, बता कैसे उतर जाऊं ज़मा के तेज़ घोड़े से, मेरे पाँव बहुत ज़ख्मी फंसे हैं ये रकाबों में। बशारत फ़ाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम बशारत फ़ाकिर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका हमारे शो मुलाकात एक कलमकार के साथ में दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। चूँकि आप शायरी करते हैं तो आपसे शायरी से मुताल्लिक चंद सवालात करेंगे। जरूर कीजिएगा। जी, तो पहला सवाल ये है कि शायरी की जानिब आपकी रग़बत, इस सफ़र के आगाज़ और इस सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में कुछ बताइएगा। पहली बात ये है कि शायरी का जो ज़ौक़ है ये मुझे बचपन से रहा है और जहाँ तक शायरी के माहौल का ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे हौसला अफजाई भी की, कहीं पे हौसला शिकनी भी हो गई। जिन लोगों ने मुझे हौसला अफजाई की उनमें से जो सिरे पे आता है वो है हमारे गांव के एक शख्सियत जिनका नाम है गुलाम रिजायत साहब। वो दिल के अमीर आदमी है, तो उन्होंने मुझे वो माहौल फराहम किया, तो उसी की बदौलत मैं लिटरेरी फोरम बांडीपुरा से जुड़ गया और लिटरेरी फोरम बांडीपुरा के साथ करीब मैं 4-5 साल रहा और उसके बाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी अदबी तहरीक है उसको कैवा बोलते हैं, तो फिर मैं कैवा के साथ मुंसलिक हो गया। तो यहाँ पे मुझे सबसे, मैं कहूँगा कि अजीज तरीन रहबर जो मुझे मिले वो है रंजूर दलगामी साहब। तो उन्होंने मुझे डेटा समझ के मुझे मेरी रहबरी की और यही बात है कि मैं आपकी शो में आने के काबिल हुआ हूँ। तो जहाँ तक देखिए शायरी मैंने कब से शुरू की, पहला शेर मैंने तब लिखा जब मैं 6ठी जमात में था। I was in 6th class और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है और माशाअल्लाह अभी तक मैंने बहुत कुछ लिखा है। अगर मैं तरतीब दूं तो 5-6 किताबें करीब हैं। अब मैं इनको शेप देता क्यों नहीं, इसके अपने वजूहात है तो जो मैं पेश नहीं कर सकता। शुक्रिया आपका अपने शायरी के सफ़र के बारे में बताने के लिए। बशारत साहब, आपने पहला मुशायरा कब पढ़ा और पढ़ने का सबब क्या हुआ? ये एक लंबा चौड़ा सवाल है, मैं बहुत ही मुख्तसर में इसमें जवाब दूंगा। यही शख्सियत जिनका मैंने जिक्र पहले किया, गुलाम नबी ज़ाहिद साहब, उन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने पहला मुशायरा अटेंड किया, वो भी इधर बांडीपुरा में ही लिटरेरी फोरम बांडीपुरा में एक मुशायरा होने जा रहा था। तो उन्होंने मुझे दावत दी, कहा कि आप भी आइए तो आपको भी मौका दे दिया जाएगा। तो जब मैंने शायरी पेश की, कुछ कलाम मैंने टूटा कलाम मैंने पेश किया, तो उस वक्त वहाँ पे जो सामीन थे, जो वहाँ पे लोग बैठे थे, तो उनको मेरी बात समझ नहीं आई।
लेकिन मैंने क्या किया कि मैं थोड़े से मेरे हौसले जो पस्त हो गए थे उस वक्त। लेकिन फिर वहाँ पे जो कुछ लोग थे जो फलूस वाले थे, उनके अंदर फलूस था, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जुड़ते रहिए, ठीक है। आपकी ये लोग खामोश इसलिए रहे क्योंकि आपका कलाम जो था ये मनफरद था, ठीक है। इसमें कुछ नई बात थी जो लोगों के लिए क्या एक हैरत अंगेज चीज थी। तो आप जुड़ते रहिए, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपको हौसला करने वाले भी और हौसला शिकनी करने वाले भी दोनों मिले। हाँ, इस सफर में सब मेरा वास्ता पड़ा है जी। तो विशाल साहब, हम आपकी कोई गजल सुनना चाहेंगे। जरूर। तो कश्मीरी गजल है। नगो आलुई बेत नगो ठुक बरजा, नगो आलुई बे नगो ठुक बरजा, सनाविन मेरे शिकस्त गरजा। बडर ड्यूर छतगीर सुईकुर हवाओ, बडर ड्यूर छतगीर सुईकुर हवाओ, उचमर मगज मुझसे सुई हिचतर रजा। तमिस क्या कुड़ी जे वफा के ज़मीनस, तमिस क्या कुड़ी जे वफा के ज़मीनस, पेशक बेल तिंत्रो मुतीचन तरजा, पेशक बेल तिंत्रो मुतीचन तरजा। कलम मील कागज शमा तुकुन्यर में, कलम मील कागज शमा तुकुन्यर में, अमोरुस वुचन कुस मिशोमिल शरजा, अमोरुस वुचन कुस मिशोमिल शरजा। सुई तवैलूर विश्व किरण लब, सुई तवैलूर विश्व किरण लब, नथोवन किली तो रहाकल बरजा, नगो आलवी बे नगो ठुक बरजा, सनावी नमेने शिकस्त गरजा। माशाल्लाह, क्या खूब गजल कही आपने। विशाल साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि शायरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सवाल भी बहुत ही दकीक सवाल है। अगर इत्तेसाब से काम लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से शायरी जो है ये एहसास और जज्बात और ख्यालात का एक हसीन खाका होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि ये जो शायरी जो है ये अदबी हुस्न का एक नमूना है। आपके ख्याल में विशाल साहब, असूलों की पाबंदी कितनी ज़रूरी है शायरी में। ये बढ़िया सवाल है, इसका जवाब देना जरूरी है। देखिए, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो उस वक्त जो चीज़ें दरकार थी उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया गया। देखिए, तख्लीक़ आदम जब हुआ तो उस वक्त मिट्टी भी दरकार आई, पानी भी, हवा भी और आतिश भी, इसको कहते हैं आग, ठीक है। इन चार चीज़ों से इंसान बनाया गया। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इंसान का जो ढांचा बन गया, जो स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, वो इन चार चीज़ों से बना है, ठीक है। अल्लाह ताला इन चार चीज़ों के बगैर भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, उसने सबब का इख्तियार किया। तो देख लीजिएगा, जब अल्लाह ताला ने खुद क्या किया है, उसने भी चीज़ों का क्या किया है, इस्तेमाल किया है आदम को बनाने में, इसका स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। तो इसी तरह शायरी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी चीज की शनाख्त जो होती है वो इसके स्ट्रक्चर से होती है। तो इस वक्त देख लीजिए, आप मुझे देखती हो, तो दरअसल आप मुझे नहीं देखते, आप मेरे स्ट्रक्चर को देखती हो। मेरा सर अपनी जगह है, टांगे अपनी जगह है, बाजू अपनी जगह है। तो आपको लगता है कि मैं इंसान हूँ, इसीलिए आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अगर मैं ऐरा गहरा होता तो आप मुझे नहीं बुलाते, ठीक है। तो अदब किसका किया जाता है, अदब स्क्रिप्ट का किया जाता है। तो इस जमन में मैं ये कह सकता हूँ, और इसमें मुझे कोई दूसरी राय नहीं है, कि अदब में जो हमारे पास रमूज है, ठीक है, या हमारे पास जो कवानीन है उनका जो इस्तेमाल करना वो जरूरी है। इनके बगैर कोई अदब नहीं है। देखिए, हम कहते हैं कि आजकल अदब में वो वैल्यू नहीं रहा है, लोग अदब का वैल्यू नहीं करते हैं, अदब को वैल्यू नहीं देते, ठीक है। एक बात ये है कि हमने अदब को डिवैल्यू खुद किया है। राइटर्स जो है वो उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनका करना ज़रूरी है। तो उनमें से एक जो अहम है, ठीक है, उन कवानीन में से जो शायरी के लिए या जो अदब के लिए ज़रूरी है, मैं शायरी की बात करूँ क्योंकि मैं शायर हूँ, ठीक है, तो वो है उरूज, ठीक है।
उरूज का, देखिए उरूज का पास रखना जरूरी है। उरूज के बगैर शायरी शायरी नहीं है। ये सुनिए, ये मैसन के लिए, मैसन के हाथ में एक वो होता है, लेवल होता है, जो देखिए लेवल तब हो जाएगा जब वो मैसन उसको क्या बरोकार लाएगा, ठीक है। और यही हाल एक राइटर के साथ है, खुसूसन एक शायर के साथ, ठीक है। शायरी तब तक शायरी नहीं है, ये मैं वसूख से कहता हूँ, जब तक कि उसमें क्या, उसमें उरूज का इस्तेमाल न किया जाए। तो लेकिन बात क्या है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, हत्ता कि बड़े बड़े प्रोफेसर भी है जो लिखते हैं, और जब उन्हें ये उरूज निभाना, ठीक है, उरूज का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद इसको कर नहीं पाते हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, नौजवानों में से मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पहले उरूज सीखते हैं, उसके बाद शायरी करते हैं। देखिए उरूज के बगैर शायरी जो है वो सिर्फ एहसासात है, एहसासात का एक क्या है, एक कलेक्शन है। लेकिन शायरी वो तब, सुनिए, शायरी तब वजूद में आती है जब इन चीजों का इस्तेमाल जरूरी किया जाएगा। तो आपके कहने का मुख्तसर मतलब ये है कि अरूज एक सांचा है। हाँ, एक सांचा है, एग्जैक्टली, शायरी को ढाला जाता है। जी जी, ठीक है। बिशन साहब बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आपके नज़दीक क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी में क्या फ़र्क है? देखिए बड़ी फ़र्क है। पहले मैं आपको एक तजुर्बा बताऊं। 4 साल पहले मैं जम्मू में गया था, एक अदबी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। तो वहाँ पे कश्मीर के एक मायानाज प्रोफेसर शाद रमजान साहब भी थे। उनको जब यही सवाल उन्हें भी पूछा गया, तो उसने जवाब दिया कि पहले पहले जब लोग आशिक की बात करते थे, तो ये आशिक लोग जो थे अपने महबूब से मिलने के लिए खत लिखा करते थे। तो खत के जरिए क्या पैगाम रसाई होती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि ये खत कभी पहुंचता ही नहीं था, या अगर पहुंचता भी था तो जवाब ऐरा गहरा था, ठीक है, या अगर पहुंचता भी था तो इसमें बहुत दिन लगते थे। तो यहाँ से जो ये आशिक हुआ करता था, उसके अंदर एक जज्बा बढ़ता था, उसके अंदर और भी इश्क क्या बढ़ जाता, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर उन दिनों शायरों ने भी आशिकी की है, तो फिर देखिए कि उनमें कितना जज्बा हुआ करता था, तो उनके अंदर कितना वो शायरी हेजाम हुआ करता था, ठीक है, जो आजकल नहीं है। आजकल आपके पास फोन है, ठीक है, आपने यूं क्लिक किया, वहां से आपके महबूब का फोटो सामने आता है, तो वो जोश और जज्बा जो है वो नहीं रहता, ठीक है। उस जोश और जज्बे की क्या बहुत कमी नजर आती है, फुकदान नजर आता है आजकल की नई शायरी में। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारी शायर ऐसे ही है। इसमें ये देखना है कि देखिए जो क्लासिकल राइटिंग जो है वो हमारा मॉडल तो होना चाहिए, लेकिन हमने जमाने के साथ साथ चलना चाहिए। एक राइटर जो होता है, एक शायर जो होता है, ठीक है, पोइट या राइटर या कोई नॉवल निगार, ठीक है, ड्रामेटिस्ट जो होता है, वो अपने जमाने का क्या होता है, अपने जमाने का टॉर्च बेयरर होता है, या वो मिरर बेयरर होता है। वो अपने समाज का आईना दिखाता है, वो अक्कासी करता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वो अक्कासी तब तक अच्छे से नहीं कर पाएगा जब तक कि वो खुद एहसास ना हो, ठीक है। हमने वही पहला जज्बा अपने अंदर पैदा करना, ठीक है। हाँ, ये बात जरूरी है कि इसमें उतार चढ़ाव है, इसमें कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि पहले जमाने में जंगें नहीं हुआ करती थी, बहुत अमन था, खुशहाली थी, तो इश्क मोहब्बत की वो किस्से हुआ करते थे, ठीक है। तो तरीका वही था, लोग जुल्फों की बातें करते थे, लोग बाहों की बातें करते थे, लोग जिस्मों की बातें करते थे, ठीक है। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज हमने उस इंसान की बात करनी है जो सड़क पे मर रहा है, भूख से मर रहा है, उसकी बात करनी है। आज हमने उस इंसान की बात करनी है जो सड़क पे मारा जाता है, ये बात है। देखिए लीजिएगा, अगर हम आज फिर से वही शायरी करेंगे ना, तो फिर हम क्या है, हम अपने जमाने से बहुत दूर है। और जो शायर, जो राइटर मैं कहूंगा कि अपने वक्त को छोड़कर किसी और वक्त की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, तो
इस सिलसिले में मैं डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर पेश करूंगा। आईन नो से डरना, तर्जे कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। वाह, काफी ग्रेट। तो क्लासिकल शायरी को मद्देनजर रखते हुए हमें जदीद शायरी करनी है। तो शायद साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके ख्याल में शायरी के लिए मुताला कितना जरूरी है? देखिए, बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि एक राइटर जो होता है उसके लिए मुताला करना बहुत जरूरी है। जितना वो मुताला करेगा उतना उसका विजन ब्रॉड हो जाएगा, और विजन जब ब्रॉड हो गया तो उसके ख्याल ज्यादा आएंगे, उसका इमेजिनेशन रेज हो जाएगा। ठीक है, महदूद नहीं रहना हमें, ये बात जरूरी है। तो मुताला हमारी वुसअत नजर को बढ़ाता है। हाँ, देख लीजिए, देखिए होता क्या है, हम 2, 4, 5, 10 गज़लें लिखते हैं तो हम कहते हैं कि बस हम मास्टर बन गए, हम गालिब के हो गए। ठीक है, हम गालिब जैसे हो गए, मीर जैसे हो गए। वैसी बात तो नहीं है। रियाज करना जरूरी है, हमने पढ़ना जरूरी है। जितना हम पढ़ेंगे उतना हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी शायरी के साथ वफा कर रहे हैं, अपने अदब के साथ वफा कर रहे हैं। ये जरूरी है। लेकिन क्या होता है, देख लीजिएगा कि ये मेरा एक पर्सनल एक तजुर्बा रहा है कि मैंने भी, मेरे पास भी जब कुछ कलाम आया छोटे छोटे शायरों का, तो उस पे नजर डालनी थी तो कुछ खामियां थी उधर। तो जब मैंने खामियों को निखारा, मैंने उनको बोला कि भाई साहब इसको इधर ये करना है, वो करना है, तो वो मुझे जले और वो लड़ाई भी उससे और लगाई भी उभरे। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उन्हें यही बात कही कि बस सुनो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इतना तो आप कीजिएगा कि आप मुताला कीजिए। मुताला करना जरूरी है। इससे क्या, इससे ये माइंड जो है ब्राउन हो जाता है, ख्यालात नहीं आते हैं, तजुर्बे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो विशाल साहब, अब फिर से हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी कोई गज़ल, कोई कलाम। देखिए, मैं तनकीद निगार ज्यादा हूँ, शायर बहुत कम हूँ। ठीक है, हमें तनकीद निगार की बहुत जरूरत है। आपके लिए तो मैं जरूर पेश करूंगा। हाल में मैंने एक गजल लिखी है, और मेरे जो हमदम है, मेरे साथी जो है, ठीक है, मेरे दोस्त लोग जो है, तो उन्होंने इसको बहुत सराहा है, बहुत तारीफ की है इसकी। ठीक है। वहम की फसल तुम उगाने लगे हो, वहम की फसल तुम उगाने लगे हो, नजर में दगा फिर बसाने लगे हो, किया मान तुमने सूरज वफा का, किया मान तुमने कि सूरज वफा का, उभरने को जिससे जमाने लगे हो, उभरने को जिससे जमाने लगे हो, मेरी मुफलिसी और खसारा दुकान का, मेरी मुफलिसी और खसारा दुकान का, नफासूद जो तुम कमाने लगे हो, नफासूद जो तुम कमाने लगाए हो, मेरी मुफलिसी और खसारा दुकान का, नफासूद जो तुम कमाने लगे हो, वहम की फसल तुम उगाने लगे हो, नजर में दगा फिर बसाने लगे हो। शेर है कि वो आग मुझ पर खिलाए गुलिस्तां, कि वो आग मुझ पर खिलाए गुलिस्तां, सुबह शाम जो तुम जलाने लगे हो, सुबह शाम जो तुम जलाने लगे हो। ये शेर, आखिरी शेर जो है, ये समझो कि बैतुल गजल है। ठीक है, बैतुल कुन है। ठीक है। गिरा है ये फाकिर उठाकर कोहे गम, गिरा कौन हो गया, बहुत गिरा है ये फाकिर बारी, गिरा है ये फाकिर उठाकर कोहे गम, हवा वो बता क्यों उड़ाने लगे हो, हवा वो बता क्यों उड़ाने लगे हो। ये हवाएं जो है ये उड़ाने लगे, तो ये इनकी बेवकूफी है, क्योंकि मैं पहले ही बार, ठीक है, क्योंकि बहुत से जी बहुत खूब शुक्रिया। विशाल साहब, आपसे अगला सवाल है मेरा कि शायरी में तनकीद की क्या अहमियत है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मेरे हिसाब से तनकीद के दो अहम पहलू है। ये क्रिटिसिज्म जो है, ये फरोग बख्शता है, ये सुधार बख्शता है। तनकीद की किताबों में लिखा गया एक वाक्य है, ईरान में एक मुसव्विर था, उसने एक तस्वीर बनाई। वो तस्वीर क्या है, वो इंसानी हाथ है, और हाथ पे हथेली में वो क्या रखता है, वो एक तस्वीर बनाता है,
अंगूर का एक खोशा रखता है और साथ ही चिड़िया बनाता है, ठीक है। ये तस्वीर बनाने के बाद ये मुसव्विर क्या करता है, ये चौराहे पे इसको लटकाता है और दावा करता है कि ये क्या है, ये तस्वीर असली है और है कोई ऐसा शख्स जो इसको नकली करार दे, जो इसको फ्रॉड करार दे। तो वहां से जो आते जाते लोग थे, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से कोई नुक्स उसमें से नहीं निकाल पाए। तो एक हफ्ता गुजर गया तो एक छोटा सा बच्चा, कमसिन बच्चा, ठीक है, वो वहां से चल पड़ा। तो जब उसने उस तस्वीर को देखा तो कहा कि नहीं, ये तस्वीर क्या है, ये असली तस्वीर नहीं है, इसमें एक बड़ी खामी है। वो खामी ये है कि असली दुनिया में एक चिड़िया इंसानी हाथ पे बैठ नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया जो है वो डरपोक होती है। तो ये बात जब उसने बताई तो साबित कर दिया कि ये तस्वीर अच्छी नहीं है, असली अच्छी नहीं, क्या यानी कि ये असली नहीं है। तो यहां क्या हुआ, यहां पे क्रिटिसिज्म हुआ। अब देख लीजिएगा कि जब उस पेंटर ने ये बात सुनी कि नहीं ये बात है, तो उसको क्या, इसको एक होशियार, एक बेदारी हुई, ठीक है, कि हाँ ये बात तो सच है। अब देख लीजिए उसने ये बात कैसे मान ली, बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। यही क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या करता है, ये इवैल्यूएशन करता है, ये छानबीन करता है, ये देखता है, ये परखता है कि अदब क्या है, इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तभी तो मैंने आपको बोला कि ये टेस्ट मेथड है। सब एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि तनकीद के भी तो दो पहलू होते हैं। एक होती है तनकीद बराए कामी, एग्जैक्टली, और एक होती है तनकीद बराए हौसला शिकनी। एग्जैक्टली। देखिए जी, मैं अंग्रेजी अदब का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एलियट को पढ़ा है, थॉमस रॉल्स एलियट। तो उसने जो ट्रेडिशन दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन दिया है, या इससे पहले अगर हम देखेंगे ऑनंड को देखेंगे, ऑनंड कहता है कि ये तनकीद जो है ये डिसइंटरेस्टेड एंडेवर है। अब ये देखना है कि डिसइंटरेस्टेड एंडेवर होता क्या है। देख लीजिए, फर्ज करें आप मेरी हमसाया कोई रिश्तेदार और आप राइटर हो, अगर आप मेरे पास आते हो, जरा ये टेक्स्ट देख लीजिएगा, ये जो मैंने क्रिएट किया है, जो क्रिएशन है, इसको देख लीजिए। अगर मैंने ये जानकर आप पे क्रिटिसिज्म किया कि ये मेरी क्या है, रिश्तेदार है, तो आप रिश्तेदारी का लिहाज रखे मैं इसकी तारीफ करूंगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात ये कि आप मेरी दुश्मन हो, कुछ अदावत हो, ठीक है, तो अदावत की बिना पे मैं आपकी टेक्स्ट को, आपकी क्रिएशन पे क्या कोई नुक्ताचीनी करूं, तो उस वक्त भी क्या, उस वक्त भी ये अच्छी बात नहीं है। मैंने क्या करना है, एज ए क्रिटिक, ओके, एज ए क्रिटिक, ठीक है, मैंने इन दोनों चीजों से क्या करना है, उन्हें से इनहराफ करना है। उनसे इनहराफ करने के बाद मैंने टेक्स्ट को परखना है, ठीक है। इसी को कहते हैं डिसइंटरेस्ट एंडेवर। अगर एक तनकीद निगाह, एक नकाद अगर ये अप्रोच अपनाता है, ठीक है, तो फिर वो सही जगह पे है। तो फिर उसका जो क्रिटिसिज्म है वो हकीकी तौर पे क्या होगा, वो अदब की बहबूदी के लिए होगा, अदब की क्या, अदब के फरोग के लिए, अदब के सुधार के लिए। तो बशार साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी राय में मुशायरे किस किस्म के होने चाहिए? देख लीजिए, हाँ अच्छी बात है। देखिए, आपने बहुत सारे मुशायरे देखे होंगे, आजकल अवेलेबल होता है यूट्यूब पे भी। मुझे लगता है कि जो सामीन होने चाहिए, ठीक है, मुशायरों में, वो शोरा से बढ़कर समझदार होने चाहिए, उनके पास अदबी ज़ौक़ ज्यादा होना चाहिए, वो बजारे खुद अपने आप में वो क्या नकाज होने चाहिए। ये ऐरे गरे लोग जो आते हैं ना, ये नहीं जानते हैं कि अदब क्या है, ठीक है, हम उन्हीं को बैठाते हैं। तो देख लीजिए कि जो शोरा लोग सामने आते हैं, वो अपना कलाम पेश करते हैं, ठीक है, तो जरूर ऐसा होता है कि जो उस सामीन में जो बैठे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमैचुर होते हैं, उनका हिस्स होता है, उनके अंदर शायरी हिस्स होती है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो लेटेंट होता है, ठीक है,
वो अभी निखरा नहीं होता है, ठीक है। अब जब यहाँ से एक जोश वलवला क्या देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ठीक है, तो वो जो चीज जो उसमें छुपी हुई होती है वो क्या वो सामने आते हैं, उसको भी इजहार मिलता है, ठीक है। तो ये बात है, मैं ये कहूंगा कि मुशायरे जो होते हैं ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं अदब को आगे ले जाने में। आज के मुशायरों को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आई और क्या ये तब्दीली जरूरी थी? देखिए, बहुत तब्दीली है। अगर हम बात करेंगे ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, क्लासिक अगर बात करेंगे और कंपेरिजन करेंगे मॉडर्निज्म के साथ, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हुआ है। देखिए, पहले जो शायर लोग हुआ करते थे तो उनके जो कौन ये रहबर हुआ करते ना, वो उनके दरमियान एक पीर मुरीदी का वो रिश्ता हुआ करता था, एक सोहबत हुआ करती थी, तो वहां पे एक खुलूस हुआ करता था, ठीक है। और इसी तरह जो पिछले जो मुशायरे हुआ करते थे उनमें भी यही पाकीज़गी, यही खुलूस हुआ करता था। आजकल वो बात नहीं है। देख लीजिएगा, आजकल अगर एक शायर को दाद, देखिए अगर किसी शायर को दाद लेनी है तो उसके लिए ये तय बन गया कि वो पहले प्रोफेसर होना चाहिए, फिर क्या लिखे वो क्या ना लिखे, वो खा के लिखे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर वो प्रोफेसर है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, ठीक है, मैं उसकी इतनी तारीफ करता हूँ कि वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये है बात दरअसल। देख लीजिएगा, मैं आपको एक तजुर्बा बताता हूँ। तो कुछ साल पहले जब मैं मुशायरों में जाता था, जब मैं कुछ पेश करता, फिर जो लोग बोलते कि ये क्या लिख रहे हैं आप, क्या खुश दलीलें बोलते हो आप, ठीक है। तो फिर कुछ वक्त यूं गुजरा कि मैं आज PhD कर रहा हूँ, एक टैग लगा। आज सभी लोग मुझे कह रहे हैं कि बशारत फाकिर साहब, बशारत फाकिर साहब, बशारत फाकिर साहब। व्हाई? देख लीजिए, इस तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो फर्टाइल शायर है, ठीक है, उनका जो हुनर है वो जाया हो चुका है। यही बात है। तो ये तब्दीली तो सारी नफी पैराए में आ गई। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी बशारत साहब कि मुशायरे अदब में किस हद तक मुआवन साबित हुए हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई शायर सामने आता है, लोगों के सामने कलाम पेश करता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इसमें नेगेटिविटी हो, ठीक है। ये अदब जो होता है ये एक सिमत अगर रुकता है तो मुख्तलिफ सिमतों में क्या बढ़ता रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मुशायरे हों, क्योंकि उनको इल्म मिलता है, इनको तजुर्बा मिलता है, इनको क्या मिलता है, इनको वो शायरी शूर मिलता है और इनको तनकीदी शूर मिलता है, और आगे चलकर वो भी ये राह अपनाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली ये मुशायरे जो है ये बहबूदी के लिए जरूरी है और ये ऐसा काम करते हैं। आप एक बेहतरीन शायर को किस तरह समझा जा सकता है? एग्जैक्टली। देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अंग्रेजी अदब में एक बड़ा एक मुफाकिर गुजरा है, उसका नाम है डांस लॉन्जेंस। मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। उसने कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम दिया है, और ये सबलाइम अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से समझ नहीं आया, हत्ता कि जो बड़े बड़े उस्ताद जो अपने आप को कहते हैं उनको भी समझ नहीं आया। सबलाइम का मतलब होगी लॉफ्टीनेस, लॉफ्टी, एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस। अब देख लीजिएगा कि अदब में लॉफ्टीनेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस कैसे पैदा हो, तो वो 5 उसूल बताता है। उन 5 उसूलों को हमने निभाना जरूरी है। तो पहला क्या है, तो पहली बात ये है कि जो हमारे पास एहसासात हो वो बहुत जिज़्ल हो, वो बहुत आला हो, और डिक्शन जो हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी डिग्निफाइड होना चाहिए। दूसरा और तीसरा जो ये कि हमने एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ये लिटरेरी टेक्निक्स करना चाहिए। सिमिली जो है, मेटाफर जो है, कंसीट जो है, ठीक है, यूफिमिज्म जो है, इनका इस्तेमाल करना हमें बहुत ही जरूरी है। और कैसा इस्तेमाल करना है, एक हो गया गैर मुनासिब, ठीक है, दूसरा हो गया मुनासिब। हमने मौजूद तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि आप कैसे उन सारी चीजों को कंपेयर करते हैं और फिर इनको क्या एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, इनमें कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। अगर ये 4-5 उसूल है, इनको कैसे जोड़ते हैं। अगर आप ये चीजें करने में कामयाब हो गए तो आप एक बड़े राइटर
गुजर गई, ये बात। बेहतरीन गुफ्तगू जा रही है बिशारत साहब आपसे। तो इससे अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया कि जब आपने सोचा कि अब शायरी तर्क कर देनी चाहिए? बहुत सारे मौके ऐसे गुजरे हैं। देखिए, तलब तजुर्बा बताऊंगा मैं छोटा ही था तो मैंने कुछ लिखा, अंग्रेजी में लिखा मैं अंग्रेजी में ज़रा सॉनेट्स लिखता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मुशायरा था जब हुआ यूं कि एक आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ पे एक फलानी पर्सनैलिटी आनी है, तो नाम मैं उसको मेंशन नहीं करूँगा, कि आप चूंकि अंग्रेजी में लिखते हैं तो आप अपना कलाम हमको दिखाइएगा, तो मैं आपका मीडिएटर बनता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने क्या किया, मैंने 2-4 सॉन्ग्स लाए और मैंने उसके हाथ जो ये मीडिएटर था उसने कहा कि मैं लिखाऊंगा उसको। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये मेरा क्या है, खैर खा है, तो मैंने दी। 4 बजे जब मुशायरा खत्म हो गया तो 5 बजे मैंने उसे कहा कि अब कहाँ है वो चीजें, कहा कि उसने अपने साथ ले ली। तो मैंने राब्ता कराया उस आदमी के साथ, उस पर्सनैलिटी के साथ, उसने कहा कि मैंने उसी वक्त वापस दिए। तो यहाँ से मैंने फिर से उसके साथ राब्ता किया कि उसने बोला कि मैंने पहले ही वापस किए। कहा हाँ सारे वो मेरे पास है लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं घूम पड़े। ये देख लीजिएगा कि आप लिटरेरी देख लीजिए, लिटरेरी जो इस्साल होता है यहाँ बड़े शोरा क्या करते हैं, वो छोटों से अपना वो जो कलाम जो होता है वो उससे क्या उसको लेते हैं और उसका कुछ तरमीम करते हैं और अपना बनाते हैं। और ये छोटे शायर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये नकल उतारते हैं। और इसका बाजार जो वो बहुत गर्म है। आपने देखा होगा कि ये सरका जो है, सरकाबाजी क्या है। कुछ दिन पहले ही एक तजुर्बा है, आपने तो माशाल्लाह पढ़ा होगा कि एक राइटर है, एक बड़ा पोइट्स है पाकिस्तान की, वो है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर ने एक गजल लिखी है, किसी आदमी ने उसका शेर अपने साथ मंसूब किया और फिर इरफान साहब ने इसको क्या किया, इरफान साहब ने इसको कम्युनिकेशन लिंक पे डाला था और फिर रेडियो सच ये छोड़ा था कि बताइए कि ये शेर किसका है। ये फलानी बोलता है कि ये मेरा शेर है। अब आप खुद ये क्या ये कीजिएगा, आप महसूस कीजिएगा कि ये क्या है, सच्चाई क्या तुम्हें है। अदब में अदब नहीं बाकी रहा। हाँ, अदब में अदब बाकी नहीं रहा। तो बिशारत साहब हम आपसे एक और गजल सुनना चाहेंगे, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी कोई गजल सुनाइए। जरूर। देखिए, शेर है, न दिल में अब किसी में, न दिल में अब सीने में, नियत में ना ख्यालों में, वफा का जिक्र शामिल नावलों में, किताबों में। शेर, न दिल में अब सीने में, नियत में ना ख्यालों में, वफा का जिक्र शामिल नावलों में, अब किताबों में। शेर है, बता कैसे उतर जाऊं ज़मा के तेज घोड़े से, बता कैसे उतर जाऊं ज़मा के तेज घोड़े से, मेरे पाँव बहुत जख्मी फंसे हैं ये रिकाबों में। शेर है, इलाहू रेत पर कहना बिलाला आ हरारत में, इलाहू रेत पर कहना बिलाला आ हरारत में, सर्द दिल है जर्द उल्फत चले जो लोग सायों में, सर्द दिल है जर्द उल्फत चले जो लोग सायों में। शेर है, मिला एक दर्द सहरा और वहशत झाड़ियां कुछ बस, मिला एक दर्द सहरा और वहशत झाड़ियां कुछ बस, यासी जान को अपने खुदा के इंतखाबों में, यासी जान को अपने खुदा के इंतखाबों में। शेर है, चलो फाकिर अभी दिल में सुला दो सब उमंगों को, इनको दफन करोगे। चलो फाकिर अभी दिल में सुला दो सब उमंगों को, लिए खंजर कोई पथखा शराफत के निकाबों में, न दिल में अब किसी ने में, नियत में ना ख्यालों में, वफा का जिक्र शामिल नावलों में, अब किताबों में। शुक्रिया। बिशारत साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत को बढ़ा दिया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी, इसके लिए मैं आपका मकरूज हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। आपके अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।